मैं जरा अपने मेहमानों को भी बताऊं वरुण जी, वहां पर बयान क्या दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। वो कह रहे हैं कि इनको मौलाना बनने का शौक है हेमंत बिस्वा शर्मा को, तो सीएम पद छोड़ दें और मौलाना बन जाए। अगर वो एक बदलाव कर रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि वो बदलाव क्या लड़कियों के लिए, खासकर अंबर वो लड़कियों के लिए को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नाबालिग बच्चियां जिनकी शादी कराई जा रही थी, अब वो रजिस्टर ही नहीं होगी असम में। एब्सोल्युटली सुचारिता, था जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही कि रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसका इसके द्वारा निवारण हो सकता है। लेकिन जो मौलाना साहब का बयान है उस पर मैं आती हूँ, इस बयान से आपको डर समझ में आ रहा है? उनको लग रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, जो काजी के पास पूरी पावर होती थी कि जो शादी को नल एंड वॉइड, आपका निकाह जायज है नाजायज है, अब हलाला करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा, वो पूरा जिससे उनको कमाई होती थी, जिससे उनके मजे आते थे, वो सब तो चला जाएगा। तो फिर सरकार, अरे बिल्कुल नहीं, हमें पता नहीं है, आपको पता है, हम 10 साल से काम कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है, हम काम करते हैं महिलाओं के बीच में, देश भर की महिलाओं की समस्या मैं सुनती हूँ, आप लोग नहीं सुनते हो। आप उन महिलाओं को कहते हो कि खरीदी हुई है, संघ की दलाल है, तो आप बोलिए ना, आपको महिलाओं के अधिकारों की चिंता क्यों नहीं होती? आपने ऐसे कैसे बोला? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, तमीज से बात क्या कीजिए ना। कहा कि अगर कोई बताइए इस बयान का क्या मतलब निकल रहा है? आप बताइए, काजी, अगर एक सीएम को काजी बनने का शौक है, आपको लग रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरों के निकाह पढ़ाने जाएंगे? अब मेरी बात सुनिए। नहीं तो आप बोलिए ना, उनके बयान से क्या मतलब निकल रहा है? महिला समर्थन में बोलती, क्योंकि उसे पता है कि उसका हक मिल रहा है, तो आप लोग बताइए ना, अगर एक महिला मुखालिफ तो हूं नहीं तो आप बोलिए ना, इस बयान का मतलब क्या है? आप डिकोड कीजिए, आप बहुत जवाब दे रहे। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने कहा कि काजी का सारा इख्तियार छिन जाएगा। नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, उनको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे तो पता है कि काजी का काम होता है निकाह पढ़ाना। गलत बोल रहे हैं, उनकी पैरवी तो करने आए नहीं, पैरवी नहीं करी, बट ऐसे बयान उनकी पैरवी तो करने आए नहीं, और वो अपनी बपौती रखते हैं। बाकी जो सीएम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन नौ चढ़ा रहे हैं, कैसा चलाते हैं, पैरेलल जुडिशियल सिस्टम देश में चला रहे हैं, वो शरिया अदालत चलाती है मुंबई में, जो महिलाओं की महिलाओं का भविष्य उनकी नाराजगी अंबर की है, मैं बहुत सी मुस्लिम महिलाओं की है, ये बहुत सी मुस्लिम महिलाओं की है, उनकी आवाज आप चुप करा देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होने वाली, यहाँ नहीं होगा। आप जरा ग्राउंड पर करिए। अच्छा, मैं एक और चीज दिखाना चाह रही हूँ, मुमताज जी, एक मिनट। मैं सिर्फ काजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक और दिखाना चाह रही हूं तस्वीर कि किस तरह से जब बात असम में होती है और बात रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन की होती है, तो उसे यूसीसी का रास्ता कहा जाता है, और कहा जाता है इसीलिए हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं वो बयान भी दिखा रही हूं स्क्रीन पर। लेकिन इसी के साथ साथ वक्फ को लेकर भी जो बात कही जा रही है, उसको लेकर भी एक धमकी आ गई है। अब उसे लेकर धमकी जमीयत ने दी है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने जो बड़ा बयान दिया है, वरुण जी आप भी सुनिए, अजय जी आप भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं वक्फ बिल पर कि मस्जिदों पर कब्जा करने की कोशिश है, हमारी जमीन लूटने की कोशिश है, जमीनों के कागजात कहां से हम लाएंगे, ये भी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सरकार से लड़ाई हम करेंगे, दबाव भी डालेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं बात नहीं मानी तो धमकी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इतनी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और सरकार और हुकूमत से लड़ाई लड़ेंगे, भीड़ इकट्ठा करके जवाब मांगेंगे। अब सीधा आप समझ रहे हैं अजय जी कि जिस तरह से अरशद मदनी का ये बयान आया है कि मुसलमानों का नुकसान चाह रही है ये सरकार, और अगर ये नहीं सुनेगी तो फिर इंडिया वाली सरकार बनेगी और फिर वो बदलाव करेगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो बदलाव करेगी, आप नहीं सुनेंगे तो सरकार उखाड़ फेंकने की धमकी है। अजय जी, खैर ये सरकार उखाड़ फेंकने की मंशा और इनकी धमकी कोई नई बात नहीं। इन्हीं के भाई बंधु राकेश टिकैत ने भी कल एक वैसा ही बयान दिया था कि जब दिल्ली में 25 लाख किसान घुसे थे तो लाल किले की जगह संसद पे चले जाते तो उसी दिन काम हो जाता। ऐसे ऐसे है, इनकी मंशा है, सरकार सजग है। लेकिन इन लोग को एक बात बता दूं कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान नहीं है। इस तरह की गलत हरकत करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि तब देश की जनता ही आपको ऐसा तोड़ेगी कि आपका पूरा विश्वास हिल जाएगा। ये काम करने की गलती से भी ना सोचे, मेरी सलाह है। अभी मुझे कहा गया कि अजय लोग झूठ फैला रहे टीवी पे। क्या ये सही नहीं है कि वक्फ के बोर्ड में वक्फ जिस जमीन को अपना कह देगा, आप उसके लिए कहीं मुकदमा नहीं कर सकते हैं? आपको अपील भी करना है तो वक्फ के बोर्ड में ट्रिब्यूनल में अपील कीजिए।
और ट्रिब्यूनल के फैसले को कोई रिव्यू नहीं कर सकता है। 65,972 मामले वक्त के ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। 4 लाख एकड़ से ऊपर जमीन पर आज मोदी जी कह रहे हैं 3 लोग नहीं बोलेंगे ना एक साथ। अब अगर जवाद साहब बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। जवाद साहब और अजय जी को स्क्रीन पे लीजिए। हाँ, एक मिनट, मदनी जी बोल रहे हैं कि हम कागजात कहां से लाएंगे अपने संपत्तियों के। जब संपत्तियों के कागजात आपके पास नहीं है तो संपत्ति आपकी कैसे हो गई? इनकी तो इतनी हिम्मत थी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, कहे कि ये ताजमहल की जमीन वक्त की भी नहीं लेने देंगे। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कैसे? तो सुप्रीम शाहजहां की बेटी ने वक्फ को दे दिया था। किसी की मिल्कियत आप ये सोचिए, शाहजहां की बेटी ने दे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के पेपर साइन करवाई की दिखाइए। लेने नहीं देंगे सरकार। अरे ये बिल्कुल फर्जी है। ये मुसलमान माफिया लोग हैं, इनको आम मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। नहीं लेने देंगे। आम मुसलमानों को तो जमीन ही नहीं है ना। एक मिनट, नहीं, ये संवैधानिक तरीका नहीं है जवाद साहब। ये धमकी वाला लहजा है, ये धमकी वाला लहजा है। नहीं, ये धमकी वाला लहजा है। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इतनी संख्या में उतरेंगे और सरकार के खिलाफ उखाड़ फेंकेंगे। संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का हक हमारा संविधान हमको देता है। ये संवैधानिक तरीका है, ये धमकी वाला तरीका संवैधानिक है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए, हम कैसे किसको आपकी देंगे? मिल्कियत है? बिल्कुल है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की मिल्कियत है। 1 इंच भी जमीन। नहीं, अच्छा, एक बात बता दीजिए, वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के उद्धार के लिए इतने सालों से क्या कर दिया? मुसलमानों की जमीन के लिए, आम मुसलमानों के लिए क्या किया है? उन्हीं के लिए बना था ना वक्फ बोर्ड। 10 सालों में इस सरकार ने मुसलमानों के उद्धार के लिए क्या करा है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये देख लीजिए, महिलाओं 10 साल में सरकार ने क्या किया है वो पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, उस पर सवाल नहीं है, उस पर सवाल नहीं है। ये एंटाइटलमेंट वाली सोच है आपकी, क्योंकि आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दिया मुसलमानों का। साल के अंदर हर साल करीब 32,000 करोड़ रुपया इनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया सरकार ने। कोरोना 32,000 करोड़ रुपया, 32,000 करोड़ रुपया का नहीं पता है तो माइनॉरिटी कमीशन में जाकर वेबसाइट में देख लो, मैं डाटा दे दूं। 32,000 करोड़ रुपए का डाटा है। नहीं, तो ठीक है, 32,000 करोड़ बातें बोल दे रहा। आप डाटा लेना, मैंने डाटा देखा है, उसी का सरकारी बजट दे रहा कितना है? हूं। हर साल 32,000 में आ गया, 32,000 करोड़ रुपए दिया गया है। यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए। सुनिए, आटा दिया गया, चावल दिया गया, जो हर मिल रहा है, हर मुसलमान को मिला। कोरोना की वैक्सीन हर एक को मिली। अस्पताल की व्यवस्था, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, हर मुसलमान को भी लेने का उतना ही अधिकार है जितना इस देश के कोई आम नागरिक को है। कोई बात नहीं, रोड आपके लिए बनी, कोई मना नहीं किया गया कि रोड पे मुसलमान नहीं चलेगा। पानी की व्यवस्था हुई तो हर घर में पानी मिला, तो वो भी मुझे बताइए क्या दिक्कत है? उसके बाद भी एहसान फरामोशी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। किया क्या सरकार ने? अब सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मिले आपको? आपको एक, मुझे लगता है कि एक हवा महल बना के दे दिया जाए, जिस प्रकार से पिछले 80 सालों में कौन सा हवा महल मिला आपको? चलते बताइए, 80 साल के अंदर, इस 75 साल का रिकॉर्ड है, 60 साल के अंदर 60 साल में तो शायरी शुरू कर दूंगा। अरे कोई एहसान कर रही क्या? अच्छा, एक मिनट आचार्य जी, सरकार अपनी जेब से दे रही है। मुमताज जी, देखिए, एक सीधी बात है। नहीं, ये सब बातें नहीं, ये बातें तो नहीं, ये बातें तो अलग ही लेवल पर ले जा रही हैं इस डिबेट को। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि वक्फ पर जो डिबेट है वो इसी बात से शुरू होती है, जो बात अजय जी ने कही कि किसी भी जमीन पर जाकर अपना हक जमा देना और कह देना ये जमीन वक्फ की हो गई, ये इस देश में कैसे चलेगा? ये इस देश में कैसे चलेगा? मैं आचार्य जी कहीं जाकर जमीन पर हाथ रखते और कहीं यहाँ पर मंदिर है तो वो भी नहीं चलेगा ना, वो नहीं चलेगा ना। मैं तो यहाँ आचार्य जी खड़े, मैं खुलकर बोल रही हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसके लिए अदालत है, कानून है। और आप देखिए, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी हैं और 84 से लेकर अब तक मुकदमा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल में है ये मामला कहा गया है। एक मिनट रुक जाइए, सही बताओ ना। नहीं, हम कह रहे हैं कि क्लेम कर देने से मिल गया, आपने दे दिया। आप हम बाबरी मस्जिद कह रहे थे, आपने दे दिया। हम बाबरी मस्जिद कह रहे थे, आपने दिया क्या? बड़ी विचित्र, आप तो हर दे रहे हैं, पार्लियामेंट में कह दिया कि जमीन हमारी है। हाँ, बिल्कुल, जो हमारी ताजमहल तो है भाई, कागज क्यों नहीं दिखाओगे? ताजमहल आप दावा करेंगे, राष्ट्र का नहीं है, राष्ट्र का नहीं है, राष्ट्र का नहीं है, तो राष्ट्र के हम राष्ट्र करें। अगर मान लीजिए हम दावा कर रहे हैं तो हम हिंदुस्तानी दावा कर रहे हैं। अरे भाई, आप हिंदुस्तानी नहीं, एक सेकंड, दिक्कत क्या है? हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी, अरे भाई आपकी जमीन नहीं ली जा रही है। एक सेकंड, ये जो एक मिसकंसेप्शन है, मैं जरा सबसे पहले उस पर लगाम लगाना चाह रही हूँ। ये जो कह रहे हैं हमारी जमीनें लूट लेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ अजय जी, हाँ नहीं, आप तो यही कहेंगे, आप उस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ अजय जी,
जमीनों को कोई सरकार हड़पने की योजना नहीं बना रही है। ये जो मनमाने तरीके से कहीं पर भी गमछा रख दो, सुनिए, मनमाने तरीके से कहीं पर भी गमछा रख दो और कहो ये हमारी हो गई, इस पर तो लगाम लगानी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं हो सकता। और